नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान में जो कुछ हो रहा है और होर्मुज में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर हंसी भी आ रही है और ये भी लग रहा है कि अमेरिका किस कदर मजबूर होता जा रहा है। ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, मंगलवार का दिन, सोमवार का दिन, लेकिन कर वर कुछ नहीं पा रहे हैं। और ईरान ये मान के चल रहा है कि चूंकि इस जंग में अमेरिका का जबरदस्त नुकसान हुआ है, चूंकि अमेरिका के समझ में आ गया है कि और ज्यादा जंग को जारी रखना उसके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए वो कुल मिलाजुला कर समझौता करेगा और समझौता झुक के करेगा। ट्रंप की जो हिदायतें हैं, ट्रंप की जो चेतावनियां हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को बहुत जल्द खोलना होगा, दरअसल ईरान उसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। और ईरान इंटरनेशनल जैसी वेबसाइट्स, जो आप जानते हैं प्रो अमेरिकन वेबसाइट हैं, प्रो शाह वेबसाइट्स हैं, वो दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रही हैं, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा हुआ है और अपने रहबरे आजम के निर्देश के हिसाब से, उनके ऑर्डर के हिसाब से काम करता हुआ दिख रहा है। आज की यह खबर बहुत जरूरी खबर मैं आपको बताता हूं, और यह खबर राइटर्स और सीबीसी न्यूज जैसे जगहों पर आई है, जो अमेरिका की वेबसाइट्स हैं, अमेरिका के अखबार हैं और जिनके पास अमेरिका के अंदर के सिस्टम की जानकारियां होती हैं। यह खबर यह बता रही है कि अमेरिका के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती थी, यानी ऐसी मिसाइल जो काफी दूर से इस्तेमाल की जा सकती थी और काफी प्रेसिजन वाली होती थी, यानी बिल्कुल निशाने पर जाके लगती थी, जिसको कहा जाता है ATACMS और प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स, PRSM। ये मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं नहीं, तकरीबन ये मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। अमेरिका के पास अब ये मिसाइलें हैं नहीं, उसके पास जो पूरा स्टॉक था वो इस्तेमाल कर चुका है। यानी वही बात जो हम लगातार आपसे कह रहे हैं। आज तारीख है 5 अगस्त, और अगर आप 4-5 दिन 7 दिन पुराने हमारे वीडियोस को उठाकर देखेंगे, या अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं, हमारे सारे वीडियोस देखते हैं, तो आपको ये पता होगा कि ये बात मैं काफी पहले आपको बता चुका हूं कि अमेरिका के हथियारों में जबरदस्त कमी आई है, अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं। और ये एक वजह है कि अमेरिका की आर्मी लगातार अपने प्रेसिडेंट ट्रंप से कह रही है, बकवास जितनी करनी है करते रहिए, लड़ने के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं। और आपको याद होगा कि वहां की ही वेबसाइट्स बता चुकी हैं, मेरे ख्याल से परसों नरसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 600-650 अमेरिकी सैनिक हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं ईरान के साथ जंग में। खबर दबाई जा रही है, 17-18 बताया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत मरने वालों की जो संख्या है, मरने वालों का जो नंबर है, वो 650 से ज्यादा हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अब आप बहुत कायदे से समझ सकते हैं कि अमेरिका के ऊपर कितना प्रेशर है। राइटर्स की वेबसाइट ये बता रही है कि अमेरिका के पास कितने मिसाइलें बची हुई हैं, ये लॉन्ग रेंज और जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स हैं, ये कितनी बची हुई हैं, नंबर इनका क्या है, ये तो ठीक ठाक नहीं पता, लेकिन ज्यादातर मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा इसकी इकोनॉमी पर देखिए, पैसों पर देखिए कि कितना खर्च होता है इनको बनाने में। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो मिसाइलें हैं उनको बनाने में $10 लाख खर्च होता है। अब इंडिया में $1 की कीमत इस समय 95 रुपए, 95 रुपीस के आसपास है। तो 95 से 10 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर आपके समझ में आएगा कि ये जो मिसाइलें हैं वो कितनी महंगी हैं। एक मिसाइल बनाने में $10 लाख के आसपास खर्च होता है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो बहुत दूर से निशाना, बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर लगती हैं। यूक्रेन को भी काफी ATACMS दी गई थी और जगहों पर दी गई थी, और PRSM भी दी गई थी, जो ज्यादा नई टेक्नोलॉजी है। और अब हालत यह है कि यूक्रेन को देने की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका के पास अपने इस्तेमाल के लिए भी बहुत कम मिसाइलें बची हैं। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पगलाकर दोबारा जंग शुरू करते हैं, ईरान के साथ अगर दोबारा जंग शुरू करते हैं, तो अमेरिका के पास एक ही तरीका होगा, और वो तरीका ये होगा कि अपनी जहाजें ईरान के आसमान में ले जाएं और वहां से बमबारी करें, यानी अपने जहाजों को और अपने पायलटों को खतरे में डालें। आपको याद होगा कैसे F-35 को मार गिराया था ईरान ने, और कैसे जब अमेरिका ढेर सारे जहाज लेकर घुसा था
ईरान के अंदर तो उसको अपने जहाज लेकर भागना पड़ा था, पायलट उसके मारे गए थे, क्या हाल हुआ था आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो अगर ये मिसाइलें खत्म हो गई हैं तो अब इनको हवाई जहाजों के भरोसे रहना पड़ेगा, यानी ईरान के आसमान में जाना पड़ेगा और ईरान के एयर डिफेंस का मुकाबला करना पड़ेगा, जो कतई आसान नहीं होगा। तो ये एक बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे होने का, धमकियां देना, बड़ी बड़ी बातें करना, ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान में कुछ बचेगा नहीं, ये सारी बातें ट्रंप लगातार करते रहे हैं। लेकिन फाइनल जब हमले का टाइम आता है तो पीछे हट जाते हैं। कभी कहा जाता है सऊदी अरबिया ने बात की, कभी कहा जाता है कतर ने बात की, कभी कहा जाता है पाकिस्तान ने बात की, लेकिन कुल मिलाजुलाकर समझौते की बात होने लगती है। अब आपको अगर मेरा पिछला वीडियो याद होगा, जिस समय सारे अखबार, सारा मीडिया यह खबर चला रहा था कि ईरान और ओमान के बीच में बस समझौता होने ही वाला है, 48 घंटे में समझौता हो जाएगा, बात फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। जब इस तरह की बातें हो रही थी और हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यही बातें दोहरा रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि ईरान के 48 घंटे का मतलब 8 दिन भी हो सकता है, 48 दिन भी हो सकता है और महीनों लग सकते हैं। क्योंकि ईरान जो अपनी डिप्लोमेसी है वो पिज्जा की तरह नहीं करता कि बेक होकर आया और आपने फटाफट खाया और आप चले गए। ईरान किसी अच्छी नॉनवेज डिश की तरह जो हमारे इंडिया में बनती है, पाकिस्तान में बनती है, मिडिल ईस्ट में बनती है, वैसी किसी डिश की तरह आराम से डिप्लोमेसी करता है। धीमी आंच पे मसाले पकते हैं, धीमी आंच पे मांस पकता है, खुशबू आती है, घंटे 2 घंटे में खाना तैयार होता है और बेहद लजीज होता है। यानी बहुत आराम से, बहुत शांति से, बहुत धीरे धीरे, जम के आगे पीछे करने के बाद, जम के बार्गेनिंग करने के बाद ईरान किसी नतीजे पर पहुंचता है। वो जल्दबाजी में कभी भी किसी तरह का समझौता नहीं करता है। ये बात मैंने 1 या 2 अगस्त वाले वीडियो में आपसे कही थी और देखिए वही हुआ। अभी तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ईरान और ओमान के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई है, इसकी कोई खबर नहीं है। बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, बातचीत चलती रहेगी। पहले यह आया कि आने के रास्ते पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, जाने के रास्ते पर ओमान का कंट्रोल रहेगा। उस दिन ही मैंने कह दिया था कि ऐसे किसी सिस्टम को ईरान नहीं मानेगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर 2 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात तो यह कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सारी ताकत के बावजूद अमेरिका खाली नहीं करवा पाया, यह बात बिल्कुल क्लियर है। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसी बार्गेनिंग चिप है जिस पर ईरान को दबाया नहीं जा सका। अगर अमेरिका किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खाली कराने में कामयाब हो जाता, किसी तरह से ऐसा हो जाता कि अमेरिका अपने हिसाब से जहाजों को बाहर निकाल पाता और जहाजों को ला पाता, तो आप समझिए कि ईरान की हार हो जाती। उसी पॉइंट पर ईरान की हार हो जाती, क्योंकि उसको ईरान ने अपना मेन बार्गेनिंग चिप बनाया हुआ है। लेकिन चूंकि ऐसा अमेरिका नहीं कर पाया, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। इस बात को आप समझ जाइए। तो वो जब बात कर रहा है तो जंग जो जीत चुका है उस वाली पोजीशन से बात कर रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अमेरिका को भी समझ में आ रही है, लेकिन उसको तस्लीम नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वरना दुनिया से कहना पड़ेगा कि हम हार गए। दूसरी बात यह है कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किसी भी हाल में वैसा नहीं होगा जैसा जंग के पहले था। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए तैयार है, थोड़ी बहुत छूट देने के लिए तैयार है, वो सब ठीक है। लेकिन या तो इसके बदले में अमेरिका को बहुत बड़े कंसेशंस देने पड़ेंगे, मुआवजा देना पड़ेगा। ईरान का जो पैसा अमेरिका में और बाकी जगहों पर ब्लॉक करके रखा गया है, फ्रीज करके रखा गया है, वो पैसा डिफ्रीज करना पड़ेगा। और या तो इस बात के लिए सहमत होना पड़ेगा कि आपको हर जहाज के हिसाब से वहां पर टोल देना पड़ेगा। हर जहाज के हिसाब से वो एक फीस वसूलेगा। जहाज पे जो माल लदा हुआ है उसकी कीमत क्या है ये तय करेगा और फिर उसके हिसाब से एक परसेंटेज, 7%, 6% की बात हो रही है, ये टोल के रूप में वसूलेगा। पैसा तो आएगा ही। इससे ये दुनिया के सामने मैसेज जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। अब ईरान इस बात के लिए तैयार है कि वो ओमान के साथ शेयरिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अल्टरनेटिव रास्ता दे दे कि ठीक है हमारे बगल से ना गुजरो, वहां से गुजर जाओ, मुझे नहीं लगता है कि ईरान में इस बात पर समझौता हो पाएगा।
देखिए, कोशिश क्या चल रही है, मैं आपको ये बताऊं कि क्या क्या और हो रहा है उसके पहले एक कोशिश चल रही है जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही होगी। ईरान इंटरनेशनल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। ईरान इंटरनेशनल ही वो अखबार है, वो वेबसाइट है जहां से कोट करके हमारे यहाँ के टीवी चैनल आज तक ने एक न्यूज चला दिया कि ईरान में लोग खाना किस्तों पे खरीद रहे हैं। ये बात कही गई हमारे टीवी चैनल आज तक पर ईरान इंटरनेशनल को कोट करके। तब भी हमने बताया था आपको कि ईरान इंटरनेशनल बेसिकली शाह रजा पहलवी की वेबसाइट है, उनके लोगों की वेबसाइट है। आप ईरान इंटरनेशनल खोलकर देखेंगे, 2-4 दिन पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसको बिल्कुल ईरानी रजीम के खिलाफ चलाया जाता है और शाह रजा पहलवी के सपोर्ट में चलाया जाता है। और चूंकि इसमें ईरान लगा हुआ है तो बहुत सारे लोग जो इसको नहीं जानते हैं उनको लगता है ऑथेंटिक खबर है, तो इस पर बहुत सारी चीजें फैलाने की कोशिश की जाती हैं। जैसे अभी क्या फैलाया जा रहा है, अभी यह फैलाया जा रहा है कि पजेश्कियन साहब की जो मुलाकात हुई थी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई से, वो कुछ इस तरह से हुई थी कि उनको आंखों पे पट्टी बांध के ले जाया गया। फिर किसी जगह पर, एक अंधेरी जगह पर, अंधेरी कार थी जिसके अंदर कोई लाइट नहीं थी, उसमें उनको ले जाकर बिठाया गया। उसी में अली खामनेई बैठे हुए थे, वहां उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। आधे मिनट या 2 मिनट की बात हुई और उसके बाद पजेश्कियन लौट आए। अब ईरान इंटरनेशनल ऐसे बता रहा है कि जिस कार में पजेश्कियन गए थे और जिस कार में मुलाकात हुई है उसके ड्राइवर ईरान इंटरनेशनल में काम करते हो, तभी तो उनको पता चला होगा, ऐसे हुआ होगा। लेकिन यह खबर क्यों फैलाई जा रही है? यह खबर इसलिए फैलाई जा रही है कि पजेश्कियन जिससे मिले थे वो अली खामनेई थे कि नहीं थे, यह कंफर्म नहीं है। इनका कहना यह है, जो फैला रहे हैं ये लगातार। अमेरिका में कहता रहा है ट्रंप की 90% चांसेस हैं कि खामनेई मर चुके हैं, जबकि इजराइल का मानना है कि खामनेई जिंदा है। अभी 4 दिन पहले इनके अखबार जो हैं, हुयूम वगैरह, इजराइल हुयूम और अमेरिका के भी अखबार ये खबर छाप रहे थे कि खामनेई की तलाश में अमेरिका और इजराइल हैं। पूरा CIA लगा हुआ है, पूरा मोसाद लगा हुआ है, उनको खोज नहीं पा रहे हैं, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो सारी बातें हो रही थी। और सबका मतलब ये था कि ये उस जगह का पता नहीं लगा पा रहे हैं जहां अली खामनेई रह रहे हैं, जहां उनको रखा गया है। अब ऐसे में डाउट क्रिएट करने के लिए ईरान इंटरनेशनल यह खबर चला रहा है कि कार की पिछली सीट पर अंधेरे में मुलाकात हुई थी। यानी जब मुलाकात हुई थी तो पजेश्कियन जो हैं वो देख भी नहीं पाए थे कि खामनेई है या नहीं है, हाथ भी नहीं मिला पाए थे। ये सब बातें हो रही। दूसरी तरफ ये खबर फैली है, जो सही है या गलत मैं नहीं जानता, कि खामनेई साहब ने कहा है कि अगर इन्होंने इस्तीफा अगली बार दिया तो उस इस्तीफे को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। दरअसल अगर आप देखेंगे तो ईरान में जब इनके वालिद सुप्रीम लीडर थे उस समय भी कई बार इस्तीफे हुए, लेकिन उनका स्टैंड ये था कि कोई गवर्नमेंट अगर इलेक्ट होके आई है, चुनी हुई आई है, तो उस गवर्नमेंट को काम करने का मौका देना चाहिए, उसका इस्तीफा नहीं करना चाहिए। अब खबर यह फैलाई जा रही है कि पजेश्कियन से यह कहा गया है कि अगली बार अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस्तीफा क्यों देना पड़ सकता है या इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? जो बताया जा रहा है कि जो ये लीडरशिप है, राष्ट्रपति हो गए, विदेश मंत्री हो गए वगैरह वगैरह, इनके में और आर्मी के बीच में, IRGC के बीच में फाक आ गई है, ये कहा जा रहा है। पजेश्कियन का एक वीडियो आया है और पजेश्कियन ने कहा है कि मुझे जब इस्तीफा देना होगा तो दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैं अपना काम करूंगा और IRGC के साथ मेरा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। अब पजेश्कियन सही बोल रहे हैं या ये सारी खबरें सही हैं, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूं, क्योंकि ये कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। कई बार ये होता है कि जो सिविलियन लीडरशिप होती है और जो आर्मी होती है उसके बीच में कई सारे मुद्दों पे मतभेद हो जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो सकता है कि सिविलियन लीडरशिप चाहती हो कि जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो, कोई समझौता हो जाए, जबकि मिलिट्री लीडरशिप ये चाहती हो कि जंग को जितना खिंचना है खिंच जाए, लेकिन जंग जब एक बार खत्म हो जाए तो वहां जाकर खत्म हो जहां अमेरिका और इजराइल दोबारा अटैक करने की ना सोच सकें। यह हो सकता है, यह बिल्कुल सीधी सी बात है जो हो सकता है, लेकिन इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह जानबूझकर ईरान इंटरनेशनल और अमेरिकी और इजरायली अखबार चला रहे हैं ताकि दुनिया को यह मैसेज दे सकें कि ईरान में जो लीडरशिप है वो एक नहीं है और उनके बीच में दुनिया भर के फ्रिक्शंस हैं। हालांकि जो बातचीत हो रही है, जिस तरह से बातचीत हो रही है, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से बातचीत हो रही है और अलग अलग बयान नहीं आ रहे हैं। सब तकरीबन एक ही बयान दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले जैसा नहीं होगा। अगर बातचीत होनी है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर बातचीत होगी और समझौता होने के बाद अमेरिका को भी हमारी शर्तें माननी होंगी, इजराइल को भी गजा से बाहर निकलना होगा। यह बात कतर ने भी कहा है कि गजा में
पीस प्रोसेस आगे बढ़े, इसलिए इजराइल का गजा से बाहर निकलना जरूरी है। ये सारी बातें बहुत एक तरह की हैं, बहुत साथ साथ की जा रही हैं, और उसको देखते हुए ईरान की लीडरशिप में कम से कम कोई फ्रैक्शन बाहर से नहीं दिख रहा है। अंदर से थोड़ा बहुत मतभेद तो हर जगह होता है। ट्रंप की मीटिंग्स में भी लड़ाइयां होती हैं। ट्रंप की आर्मी और सिविलियन जो उनका लीडरशिप है उसके बीच में भी बहुत सारे मतभेद हैं। मार्को रूबियो टाइप के लोग चाहते हैं जंग लगातार चलती रहे, जबकि आर्मी चाहती है जंग ना हो, और ये सब तो बहुत खुलेआम दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब तक जो यह खबर आ रही थी कि सऊदी अरबिया कुछ और मुल्कों के साथ मिलकर हूती के खिलाफ जंग शुरू करने वाला है, वो खबर अब थोड़ा धुंधला गई है। ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरबिया हूथी के साथ भी डिप्लोमेसी करने की बात कर रहा है। सऊदी अरबिया के ऑफिशियल्स की हूथी के ऑफिशियल से बातचीत हुई है, और फिलहाल पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरबिया के जहाज गुजरे हैं बाब अल मंदेब से, और उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जो लग रहा था एक और फ्रंट खुल जाएगा। ईरान को जब समझौते की बात दिखाई दी है कि अमेरिका समझौता कर रहा है, तो उस वाले फ्रंट पे भी ये बहुत मुमकिन है कि हूथियों से ईरान ने बातचीत की हो और कहा हो कि एक और फ्रंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, सऊदी अरबिया के साथ बातचीत करके संभाल लो। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि यमन के पास जो रेड सी है उसमें भारत के झंडे वाले एक कारोबारी जहाज पर हमला हुआ है। कहा जा रहा है हूथियों ने यह हमला किया, जिसमें एक सुसाइड बोट जिसके अंदर बम भरे थे वो इस जहाज से टकरा गई, जहाज डूब गया। हालांकि उसमें जो सवार लोग थे वो 13 लोग सवार थे, वो सारे इंडियंस थे, उनको बचा लिया गया है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि एसएसवी फैज़ नूर औलिया पर जो हमला हुआ है वो बिल्कुल गलत हमला है, और रियाद में जो भारत का दूतावास है, जो एम्बेसी है, वो इस पर नज़र बना के रखी हुई है, और क्रू की सुरक्षा के लिए जो 12-13 लोग उसमें थे जो डूबने से बचा लिए गए हैं, उसमें यमन सहयोग कर रहा है। अब ये हमला क्यों हुआ, सऊदी अरबिया से जहाज निकला था या क्या बात थी, इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये बुरी खबर है खासतौर पे हम हिंदुस्तानियों के लिए कि कई सारे जहाज जिस पर हमारे लोग थे उन पर हमले हुए, वो लोग मारे गए या कुछ जगहों पर घायल हुए, कुछ जगहों पर बचा लिए गए, माल का नुकसान हुआ। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। भारत सरकार को ये तय करना चाहिए कि वो इस तरह के रूट से जब जहाज निकलें तो पहले से चीज़ें हो जाएं, हूथियों के साथ बात कर लें, सऊदी के साथ बात कर लें, कैसे भी करके मसले को निपटाएं। क्योंकि जहाज़ों पर इस तरह से लगातार जो हिंदुस्तानी हमला हो रहा है ये अपने आप में कोई अच्छी खबर नहीं है, ये काफ़ी बुरी खबर है। इसके अलावा गजा की स्थिति जो है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेना ख़त्म करने से पहले ज़रूरी है। गजा को लेकर देखिए खबर ये आई कि हमास और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने कहा हम हथियार छोड़ने को तैयार हैं। शर्त सबकी ये थी कि इजराइल वहां से बाहर जाए। मैंने आपको बताया कि कतर ने भी ये कहा कि गजा में कुछ भी आगे बढ़े इसके लिए ज़रूरी यह है कि पहले इजराइल अपनी शर्त माने और जो कुछ तय हुआ था सीज फायर में उसके हिसाब से वो गजा से बाहर निकले। लेकिन हम देख रहे हैं कि गजा के ऊपर उसके बावजूद इजराइल के बीच बीच में अटैक हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने अब तक उस बात पर कोई फैसला नहीं लिया है। जो बोर्ड ऑफ पीस की डिसआर्मिंग की जो पूरी पॉलिसी है कि हमास और बाकी जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना हथियार छोड़ दें और वहाँ की जो लीडरशिप है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक टेक्निकल ग्रुप को दे दिया जाए। उसके लिए शर्त यही थी कि इजराइल पीछे आएगा। हमास ने अपनी शर्त मान ली, लेकिन इजराइल अभी तक उस शर्त को मानने को तैयार नहीं है, गजा से अपने सैनिक हटाने को तैयार नहीं है। और जब तक गजा से इजराइल के सैनिक हटेंगे नहीं, कोई फाइनल सोल्यूशन की तरफ मामला बढ़ेगा नहीं। अब ट्रंप कितना प्रेशर बनवा पाते हैं, ईरान कितना प्रेशर बनवा पाता है, कतर कितना प्रेशर बनवा पाता है, ये सब देखने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में इजराइल को यह फैसला लेना पड़ेगा कि गजा से वो अपनी आर्मी हटाएगा और गजा में रिकंस्ट्रक्शन का काम किसी न किसी लेवल पर शुरू होगा। तो अभी जो चीजें हैं वो बहुत साफ हैं। होर्मुज सबसे बड़ा मुद्दा है। ईरान और ओमान के बीच में जो बातचीत चल रही है वो जहां पहुंच रही है, मैं आपको बताऊं पहुंच ये रही है, जो जहाज वहां इंटर करेंगे, घुसेंगे, उस पर तो ईरान का पूरा कंट्रोल होगा। बिना ईरान के परमिशन के जहाज घुसेंगे नहीं। लौटने के लिए ओमान वाले रास्ते का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो ओमान अपनी तरफ से उनको परमिशन दे सकता है, लेकिन ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ईरान को कि कौन सा जहाज वहां से निकल रहा है। तो जैसा मैंने कहा था कि ईरान जहाजों के अंदर आने पर और जहाजों के बाहर जाने पर दोनों पर कंट्रोल रखेगा। अब यह देखना है कि टोल वाली जो बात थी वो बात इसमें आती है कि नहीं आती है। मार्क रूबियो कह रहे हैं कि अमेरिका भी इसमें शामिल है। अब अमेरिका कितना शामिल
शामिल है। ईरान अमेरिका से कितनी बातें कर रहा है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इजराइल हैरान और परेशान है। इजराइल से बयान ऐसे आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका झुककर समझौता कर रहा है। ये सब अमेरिका को भड़काने का मामला है, किसी भी तरह जंग शुरू हो। अब जंग में या इस भड़कावे में ट्रंप फंसता है कि नहीं फंसता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल समझौते की तरफ बढ़ती हुई बात लग रही है। या तो समझौता होगा, अमेरिका झुकेगा, और या फिर जैसा मैंने कहा था फॉरएवर वॉर चलेगा। जब जो जैसे होगा हम लगातार आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।